निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, पारा, मिनीमाता, आर्सेनिक, ब्लैकफुट, कैडमियम, बिल्सन रोग, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो हमने पढ़ा है कि पारे से मिनीमाता नामक रोग हो जाता है, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारियां हो जाती हैं, परंतु कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई नामक बीमारी होती है। तो कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई नामक बीमारी हो जाती है, इटाई इटाई नामक बीमारी हो जाती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं। कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई नामक रोग होता है, और ये जो बिल्सन रोग दिया है ये तांबे की अधिकता से होता है। बिल्सन रोग किसकी अधिकता से होता है? तांबे की अधिकता से होता है। तो आप याद रखिए, पारे की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है, कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई नामक रोग होता है, तांबे की अधिकता से विल्सन नामक रोग होता है, और वही नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारियां होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम पर्यावरण की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, परंतु पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, परंतु पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। इसके मुख्यतः तीन घटक होते हैं: जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक। वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल तथा फाइटोप्लैंक्टन, जो इन उत्पादकों को, इन हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे खरगोश, बकरी, मनुष्य, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों को खाते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जो द्वितीयक और प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों को खाते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी या उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल तथा फाइटोप्लैंक्टन, जो इनको खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीवों को खाते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता, जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जीवों को खाते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों को सड़ा गला के मिट्टी में मिला देता है उसे अपघटक या डीकंपोजर कहते हैं। जैसे देखिए, ये है घास, घास को खा रही है बकरी, बकरी को खा रहा है शेर, और शेर को खा रहा है गिद्ध। अगर आप इस ध्यान से इसको देखें तो ये घास जो है ये उत्पादक है, अपना भोजन स्वयं बनाती है, तो ये उत्पादक। ये घास को खा रही है बकरी, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी को खा रहा है शेर, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता, और शेर को खा रहा है गिद्ध, तो ये तृतीयक उपभोक्ता है। तो हमने देखा कि घास जो है ये उत्पादक, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता, शेर द्वितीयक उपभोक्ता, और जो गिद्ध शेर को भी खा रहा है वो तृतीयक उपभोक्ता है। अगर इस क्रम को ध्यान से देखें तो उत्पादक को खाया प्राथमिक उपभोक्ता,
इसको खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता, इसको खाने वाला तृतीयक उपभोक्ता है। तो ये जो श्रृंखला है इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऐसी ही तमाम खाद्य श्रृंखलाएं बन सकती हैं जो मिलाकर खाद्य जाल कहलाती हैं। तो खाद्य श्रृंखला छोटी होती है परंतु खाद्य जाल जो है बड़ा होता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला छोटी होती है परंतु खाद्य जाल जो है वो बड़ा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन। देखिए जैव संचयन क्या होता है। ये कोई तालाब है, इस तालाब में मछलियां हैं, इस तालाब में देखिए ये मछलियां हैं। अगर इस तालाब में हम कोई प्रदूषक अगर डालते हैं, कोई प्रदूषक यानी कि जैसे डीडीटी डाल देते हैं, डीडीटी जो है इसका पूरा नाम जो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। डीडीटी का प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगर ऐसे ही कोई और प्रदूषण जैसे हम पारा ले लें, पारा की अधिकता से मिनी माता नामक बीमारी हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो जल में पारे की अधिकता से मिनी माता नामक बीमारी हो जाती है। अगर हम कैडमियम ले लें तो कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक बीमारी होती है। वहीं नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। तो हमने बताया कि ये जो तालाब है, अगर इस तालाब में हम किसी भी प्रदूषक को जैसे डीटीटी, पारा, कैडमियम, नाइट्रेट या कोई भी प्रदूषक जो है अगर हम इस तालाब में डालते हैं तो ये प्रदूषक जो है इन मछलियों में, इन जीवों में धीरे धीरे संचयित हो जाता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसी को हम जैव संचयन कहते हैं। यानी जैव संचयन क्या होता है कि किसी भी प्रदूषक को खाद्य श्रृंखला में संचयित होना, ये जैव संचयन या बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। अब आगे देखिए जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। देखिए जैव आवर्धन क्या होता है। हमने जैव संचयन आपको बताया कि कोई भी प्रदूषक जो है जब खाद्य श्रृंखला में पहुंचता है तो वो धीरे धीरे जीवों में एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। इसी को हम जैव संचयन कहते हैं। लेकिन जब ये प्रदूषण जो है खाद्य श्रृंखला में पहुंचता है तो जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इन प्रदूषकों के मात्रा में, इन प्रदूषकों के प्रभाव में वृद्धि होती जाती है। जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई प्रदूषण है, ये कोई तालाब है, इस तालाब में हमने क्या मिला दिया, कोई प्रदूषण मिला दिया। तो अब इस तालाब में जो भी मछलियां हैं उनको खाने वालों में प्रदूषण ज्यादा होगा, उस मछलियों को खाने वाले में प्रदूषण और ज्यादा होगा, उसको खाने वाले में प्रदूषण जो है और ज्यादा होगा। यानी जैसे जैसे आप खाद्य श्रृंखला में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन विष का, इन प्रदूषकों का प्रभाव जो है वो बढ़ता जाएगा और इसी प्रभाव को हम जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। यानी जो प्रदूषक होते हैं जब खाद्य श्रृंखला में पहुंचते हैं तो जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रदूषकों का प्रभाव जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे सपोज दैट ये घास है, अगर इस घास में हमने कोई भी प्रदूषक
डीडीटी मिला दिया या हम यूरिया मिला दिए, कोई भी प्रदूषक हमने इस घास में मिलाया तो इस घास को जो खाएगा उसमें उसका प्रभाव, जो प्रदूषक का प्रभाव ज्यादा होगा, उसको जो खाएगा उसमें उसका प्रभाव और ज्यादा होगा, उसको जो खाएगा उसमें उसका प्रभाव और ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए अगर डीडीटी जो है उस डीडीटी को आप घास में क्या है छिड़काव कर देते हैं, तो ये खाद्य श्रृंखला में आप बताइए, इस खाद्य श्रृंखला में हम देखते हैं कि किसमें उस प्रदूषण का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। अगर इसमें हम ध्यान से देखें, कोई डीडीटी जो है खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाए तो घास में अगर डीडीटी मिले तो इस घास को प्रभाव जो भी है थोड़ा बहुत होगा, घास को खाने वाली बकरी में उसका प्रभाव और ज्यादा होगा, बकरी को खाने वाली शेर में उसका प्रभाव और ज्यादा होगा, और शेर को खाने वाला जो गिद्ध है उसमें उसका प्रभाव और ज्यादा होगा। यानी सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो अंतिम जो उपभोक्ता होता है उसी में होता है। यानी जो प्रदूषक होता है उस प्रदूषकों का प्रभाव जो है वो अंतिम उपभोक्ता को सबसे ज्यादा होता है, और यही जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड, यदि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को, यदि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को संख्या, जैवभार और ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखें, बढ़ते क्रम में रखें तो एक पिरामिड प्राप्त होता है जिसे हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। यदि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को संख्या, जैवभार और ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखें तो एक पिरामिड प्राप्त होता है, उसे हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड जो है तीन प्रकार का होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड तीन प्रकार का होता है, संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड तीन प्रकार का होता है, संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड जो है ये सीधा और उल्टा दोनों बनता है, सीधा और उल्टा दोनों बनता है। जैवभार पिरामिड जो है ये भी सीधा और उल्टा दोनों बनता है, लेकिन ऊर्जा पिरामिड जो है ये सदैव सीधा बनता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि पिरामिड कितने प्रकार का होता है। पिरामिड तीन प्रकार का होता है, संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। कौन सा पिरामिड जो सदैव सीधा बनता है, सदैव सीधा कौन सा पिरामिड बनता है, तो ऊर्जा पिरामिड जो है वो सदैव सीधा बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप नोट करिए, कौन सा पिरामिड जो हमेशा सीधा बनता है, तो ऊर्जा पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा बनता है। अब ध्यान से देखिए, संख्या और जैवभार पिरामिड को समझते हैं कि ये कब सीधा बनते हैं और कब उल्टा बनते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए संख्या पिरामिड जो है ये घास और तालाब, घास और तालाब में सीधा बनता है और वनों में उल्टा बनता है। तो अब ध्यान से इसको समझिए कि संख्या पिरामिड जो है ये घास और तालाब नामक पारितंत्र में सीधा बनता है, परंतु वनों में उल्टा बनता है। इसको बना के देखते हैं। देखिए जो घास होती है, अगर घास को देखा जाए तो घास छोटी 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 तमाम होती है, यानी जो उत्पादक है उसमें क्या है, ज्यादा है, और उस उत्पादकों को खाने वाले, उस उत्पादकों को खाने वाले जो जीव हैं, खरगोश, बकरी, टिड्डा, ये सब जो है वो कम है, और उसको खाने वाले और कम है। तो हमने देखा कि जो घास पिरामिड होता है, घास यानी जो उत्पादक है वो बहुत ज्यादा होता है, उसको खाने वाले कम होते हैं, उसको खाने वाले और कम होते हैं। तो पिरामिड आपका देखिए कैसा बन रहा है, नीचे से बड़ा,
फिर ऊपर छोटा, फिर ऊपर छोटा, एकदम छोटा, तो पिरामिड आपका सीधा पिरामिड बन रहा है। ऐसे अगर आप तालाब में बनाएंगे तो तालाब में छोटी 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 वनस्पतियां होती हैं जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। वो फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा होती हैं, उनको खाने वाली मछलियां उससे कम होती हैं, उनको खाने वाली जो बड़की मछलियां होती हैं वो और कम होती हैं, यानी पिरामिड कैसा बन गया, सीधा बन गया। तो जो आपका संख्या पिरामिड होता है ये घास और तालाब में सीधा बनता है। अगर वन की बात करें तो ध्यान से इसको बनाते हैं। देखो ये आपका एक पेड़ है, ये कोई पेड़ है खूब बड़ा सा, है ना। अब इस पेड़ पे देखिए ये अकेला पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को खाने वाले जो है खरगोशों खाएगा, ये आपका बकरी भी खाएगा, ये टिड्डा भी खाएगा। इसको खाने वाले लोग ज्यादा हैं और इसको खाने वाले लोग जो है और ज्यादा हैं। तो हमने देखा कि एक पेड़ है, इस पेड़ को खाने वाले जो हैं वो और ज्यादा हैं, उसको खाने वाले और ज्यादा हैं, यानी ये जो पिरामिड जो हो गया संख्या पिरामिड, ये वनों का कैसा हो गया, उल्टा हो गया। तो हमने देखा कि संख्या पिरामिड जो होता है ये सीधा और उल्टा दोनों बनता है। घास और तालाब में सीधा बनता है, लेकिन वनों में कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आगे देखिए जैवभार पिरामिड। देखिए जैवभार पिरामिड को अब हम बनाते हैं। देखिए जैवभार पिरामिड भी उल्टा और सीधा बनता है। अब देखते हैं ये कहां सीधा बनता है और कहां उल्टा बनता है। ध्यान से देखो, जैवभार पिरामिड जो होता है ये स्थल पर स्थलीय पारितंत्र में सीधा बनता है, परंतु जलीय पारितंत्र में उल्टा बनता है। तो आप याद रखिए जैवभार पिरामिड जो होता है वो स्थलीय पारितंत्र में सीधा बनता है, परंतु जलीय पारितंत्र में उल्टा बनता है। देखिए जैव भार यानी ये आपका क्या है, भार की बात हो रही है। अगर स्थल को ध्यान से देखो तो जो स्थल पे उत्पादक हैं, उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे, उनका भार तो ससुरा बहुत ज्यादा है, उनको खाने वाले लोग का भार कम है, उनको खाने वाले का भार और कम है। तो इस प्रकार जो स्थल पे पिरामिड जैव भार वाला बन गया वो कैसा बन गया, सीधा। यानी अगर स्थल पे देखा जाए तो पेड़ पौधे जो उत्पादक हैं उनका भार बहुत ज्यादा होता है, यानी वो बहुत ज्यादा हो गए। उसके खाने वाले लोग जो हैं उनका भार थोड़ा कम होता है, उनको खाने वालों का भार और कम हो गया। यानी स्थल पे जो पिरामिड बना ये आपका कैसा, जैव भार का पिरामिड सीधा बन गया। लेकिन जल में अगर हम देखें ध्यान से, जैव भार की बात करें तो जो छोटे 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 फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उसका भार कितना होता ही है, भार बहुत कम होता है। जो उनको खाने वाली मछलियां होती हैं उनका भार थोड़ा उनसे ज्यादा होता है, जो उनको खाने वाली और बड़ी मछलियां होती है उनका भार बहुत बड़ा होता है। यानी कि भार देखा जाए तो जो आपका उत्पादक होते हैं उनका कम होता है, जो उनको खाने वाली मछलियां होती हैं उनका भार और ज्यादा होता है, जो उनको खाने वाली बड़की मछलियां होती है उनका भार और होता है। तो पिरामिड कैसा बन गया, उल्टा। तो हमने यहां से देख लिया कि जो जैवभार पिरामिड होता है ये उल्टा और सीधा दोनों बनता है। स्थल पे ये सीधा है और जल में कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि पिरामिड जो होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो ऊर्जा पिरामिड जो है वो सदैव सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड जो है ये सदैव सीधा होता है। अगला हमने पढ़ा कि संख्या पिरामिड जो है ये घास और तालाब में सीधा बनता है, लेकिन वनों में कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो आप याद रखिएगा संख्या पिरामिड जो है घास और तालाब में सीधा है, लेकिन वनों में क्या है, उल्टा है। और जो जैवभार पिरामिड होता है ये स्थल पे सीधा है और ये आपका जल में क्या है, उल्टा है, जल में उल्टा है। तो आपको पिरामिड से क्वेश्चन याद हो गए होंगे कि पिरामिड कितने होते हैं, 3। सदैव सीधा पिरामिड कौन सा बनता है, ये ऊर्जा पिरामिड बनता है। ऑप्शन पूछता है जैवभार पिरामिड जो है वो किसमें सीधा होता है, तो स्थल में सीधा होता है और जल में कैसा होता है, उल्टा होता है। तो अब आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, डीडीटी का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, ज्वरनाशी, कीटनाशक।
तो हमने बताया कि डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है और डीटीटी का प्रयोग जो है ये कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला, जल में पारा की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? जल में पारा की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? इटाई इटाई, मिनी माता, ब्लैक फुट और ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो हमने बताया है कि जल में पारा की अधिकता से मिनी माता नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, पारा, मिनी माता, आर्सेनिक, ब्लैक फुट, कैडमियम, विल्सन रोग, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो हमने पढ़ा है कि पारे से मिनी माता नामक रोग हो जाता है, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारियां हो जाती हैं, परंतु कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई नामक बीमारी होती है। तो कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई नामक बीमारी हो जाती है, इटाई इटाई नामक बीमारी हो जाती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। अब दिया है कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई नामक रोग होता है, और ये जो विल्सन रोग दिया है ये तांबे की अधिकता से होता है। विल्सन रोग किसकी अधिकता से होता है? तांबे की अधिकता से होता है। तो आप याद रखिए, पारे की अधिकता से मिनी माता रोग होता है, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है, कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई नामक रोग होता है, तांबे की अधिकता से विल्सन नामक रोग होता है, और वही नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारियां होती है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कोई पीड़कनाशी का खाद्य श्रृंखला में छिड़काव किया जाता है। खाद्य श्रृंखला का क्रम घास, मूसक, सर्प और बाज है। तो पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता यानी प्रभाव किसमें होगा? ये आईएएस 2010 का क्वेश्चन है कि कोई पीड़कनाशी जो है खाद्य श्रृंखला में छिड़काव की जाती है, खाद्य श्रृंखला का क्रम जो है वो घास, मूसक, सर्प और बाज है, तो उस पीड़कनाशी का अधिकतम प्रभाव जो होगा, अधिकतम सांद्रता वो किसमें होगी? तो हमने बताया है कि जब कोई पीड़कनाशी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका प्रभाव जो है बढ़ता जाता है। यानी इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है घास से ज्यादा मूस में होगा, मूसक से ज्यादा सर्प में होगा, सर्प से ज्यादा बाज में होगा, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो होगा इसका बाज में देखा जाएगा। ये आईएएस 2010 का क्वेश्चन है कि पीड़कनाशी खाद्य श्रृंखला में अगर छिड़काव किया जाता है, खाद्य श्रृंखला का क्रम घास, मूसक, सर्प और बाज है, तो पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता जो होगी वो अंतिम वाले जो उपभोक्ता होगा उसमें होगी। तो घास, मूसक, सर्प, बाज में अंतिम में कौन है? बाज। तो सबसे ज्यादा इसकी सांद्रता बाज में होगी। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, इसमें से सभी। तो हमने बताया है कि जो ऊर्जा पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है। तो कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ऊर्जा पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है। अगला, जीव भार का या जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जैव भार का पिरामिड जो है ये उल्टा और सीधा बनता है। हमने बताया था कि जैव भार पिरामिड जो होता है ये स्थल पे सीधा बनता है, स्थल पे सीधा बनता है, वहीं जलीय पारितंत्र जो होते हैं उसमें उल्टा बन जाता है। तो जैवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? ऑप्शन देखिए, वन, तालाब, घास और शुष्क स्थल। तो आपने पढ़ा है कि जैवभार पिरामिड स्थल पे सीधा और जलीय पारितंत्र या जल में उल्टा होता है। तो जल यानी तालाब में कैसा होगा? उल्टा हो जाएगा, उलट जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में मानव है। यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मानव है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक व द्वितीयक दोनों उपभोक्ता। तो हमने बताया कि जो मानव होता है ये पेड़ पौधों को भी खाता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता है। जो पेड़ पौधों को खाने वाली बकरी, खरगोश
ये होते हैं उनको भी मानव खाता है, यानी ये द्वितीयक उपभोक्ता भी होता है। तो मानव जो है वो प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होते हैं। अगला देखिए, संख्या पिरामिड में कौन उल्टा होता है? घास, वन, तालाब और झील। तो हमने बताया कि संख्या पिरामिड जो होता है ये भी उल्टा और सीधा बनता है। संख्या पिरामिड जो होता है ये आपका घास और तालाब में सीधा बनता है, परंतु जो वन होता है ये इसमें उल्टा बनता है। तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, संख्या पिरामिड में कौन उल्टा होता है? घास, वन, तालाब और झील। तो हमने बताया कि ये उल्टा किसमें बनता है? ये वनों में उल्टा बनता है। तो इस वन वाले को आप क्या कर देंगे? सही कर देंगे। तो हमने पिरामिड से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके जो भी सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।